ठीक है, हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा सर। ठीक है, आज केमिस्ट्री में चैप्टर कौन सा देखेंगे? चैप्टर नंबर 3, धातु और अधातु। ठीक है, आज पहला क्लास है इस चैप्टर का, तो इंट्रोडक्शन वीडियो होगा और धीरे धीरे इसमें आगे वीडियो और भी बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आज कौन सा चैप्टर शुरू होगा? मेटल एंड नॉन मेटल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। ठीक है, तो इसमें आज सिर्फ परिभाषा देखेंगे। तो धातु जो और अधातु जो है वो किसका क्लासिफिकेशन है? किसी भी तत्व का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। हाँ, तत्व का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, एक धातु और अधातु। हाँ, पहले भी तत्वों का वर्गीकरण पिछले कक्षाओं में देख चुके हैं कि किसी को बोलते हैं पदार्थ का क्लासिफिकेशन। पदार्थ को क्लासिफाई किया जाता है तत्व में, यौगिक में, मिश्रण में, है ना। फिर तत्व को फर्दर क्लासिफाई करते हैं धातु में, अधातु में। ठीक, तो पढ़ो जरा धातु का परिभाषा पढ़ो यहाँ पे। धातुएं प्रायः कठोर, चमकीली, आवर्त, आघात वर्धनीय तथा ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम। देखो, तो धातु का तो बहुत सारा जो गुण है उसी के आधार पे उसका परिभाषा बना दिया गया है। ठीक है, तो धातुएं प्रायः कठोर, चमकीली, आघात वर्धनीय तथा ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। तो धातु जो है कैसा होता है? कठोर होता है, बहुत हार्ड होगा, उसको टच करेंगे तो हार्ड होगा, वो स्ट्रेंथ उसमें बहुत ज्यादा रहेगा। चमकीला होगा, ठीक, उसका सतह जो है प्रकाश की किरणें पड़ने पर रिफ्लेक्ट तुरंत हो जाएगी, तो सतह कैसा होगा? चमकीला होगा। आघात वर्धनीयता, ये पर अभी देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे है ना आघात वर्धनीयता, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। और क्या होता है? ऊष्मा और विद्युत का कुचालक नहीं होता है, सुचालक होता है। ठीक है, जैसे जितने भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उस सब में धातु का प्रयोग किया जाता है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसके धातुओं के कुछ उदाहरण है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, लेड है, आयरन है, ठीक है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, एक और रह गया जो कि बहुत अच्छा है, सिल्वर। हाँ, सिल्वर। एक और धातु है जो कि सिल्वर है, SiLver, सिल्वर, जिसको बोलते हैं चांदी। सबसे अच्छा चालक माना जाता है। हाँ, ये भी अच्छा चालक है, चांदी, सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी, तो ये है सिल्वर। ठीक है, तो ये भी क्या है? सुचालक है, धातु है। ठीक है, आप देखो इसमें से जो भी हम पढ़ेंगे ना गुण, उसमें से एक आध एक्सेप्शनल मिलेगा। ठीक है, उसको बाद में देख लेंगे। अब देखो अधातु किसे कहते हैं? अधातु प्रायः कमजोर, कम, चमकीला, मुलायम तथा ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। ठीक, अधातुएं न तो आघात वर्धनीय होता है और न ही तन्य होता है। ठीक है, तन्य क्या मतलब? डक्टिलिटी उसमें नहीं होता है, उसको वायर में बदल नहीं सकते। ठीक है, तो अधातु प्रायः धातु के जितने भी गुण है उसके अपोजिट होते हैं हमेशा, लगभग, मुख्यतः। तो देखो धातु क्या था? कठोर था, स्ट्रांग था, और तो अधातु क्या हो गया? कमजोर हो गया, और ये कम चमकीला हो गया। ये क्या हो? सॉफ्ट होता है, और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, यानी इंसुलेटर होता है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? इंसुलेटर होता है। ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, और न ही ये तन्य होता है, न ही ये आघात वर्धनीय होता है। और अधातु के कुछ उदाहरण आप पढ़ो जरा। कार्बन, सल्फर, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अधातु के उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको यहाँ पे वो चीज देखना है जो किताब में पढ़ना है। ठीक है, तत्व, ठीक, बहुत सारे हैं, जैसे बोले खंबा है, ईटा है, मट्टी है, लोहा है, और टीना, ये सब चीज, फूल पत्ती है, ये सब कुछ भी बोल दोगे तो वो सब अधातु बहुत सारे हैं, लेकिन हमको कंसीडर उसको करना है जो कि हमको स्टडी में लेना है। ठीक है, जैसे कार्बन, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कार्बन बेस्ड है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी एक उदाहरण है किसका? नॉन मेटल्स का, अधातु का। ठीक है, आप देखेंगे धातु के विशिष्ट गुण। धातु के जो विशिष्ट गुण पढ़ेंगे ना, उसमें उसको क्लासिफाई करके स्टडी करेंगे। दो तरह से पढ़ेंगे, एक उसका भौतिक गुण, एक उसका रासायनिक गुण।
भौतिक गुण का मतलब उसका वो व्यवहार कैसा कर रहा है, वो बाहर से कैसा दिखने में है, ठीक है, ये सब भौतिक गुण हुआ। लेकिन रासायनिक गुण हुआ कि मतलब वो अभिक्रिया अलग अलग यौगिकों के साथ क्या कैसे कर रहा है अभिक्रिया, वो हुआ उसका क्या, रासायनिक गुण। ठीक, अभिक्रिया जहां आएगा तो रासायनिक गुण में आ जाएगा। ठीक, तो देखो भौतिक गुणों में हमको क्या पढ़ना है, धातुओं के भौतिक गुणों में हमको क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, तन्यता पढ़ेंगे, विद्युत धनात्मक गुण पढ़ेंगे, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक पढ़ेंगे, आघात वर्धनीयता पढ़ेंगे, ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता पढ़ेंगे। ये सब आया क्या, भौतिक गुण में। ठीक, और धातुओं के रासायनिक गुण में क्या आएगा, देखो सबके साथ अभिक्रिया ही होगा। ऑक्सीजन के साथ संयोग, ऑक्सीजन के साथ संयोग मतलब कंबाइन करेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा, जो पहला चैप्टर में पढ़ चुके हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। जल के साथ अभिक्रिया कैसे करेगा तो क्या बनेगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो फिर क्या बनेगा, और धातुओं के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, जैसे लवण का विलयन नो के साथ क्या करेगा, धातु अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक है, तो ये सभी अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसमें से आज सिर्फ हम देख लेते हैं क्या, धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो स्टडी करने के बाद ये पता चलता है कि धातुओं के परमाणु की बाहरी कक्षा में हमेशा 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम लिख ही सकते हैं, लेकिन धातु जितने भी हैं मेटल्स, उसके बाहरी कक्षा में कितना रहेगा इलेक्ट्रॉन, 1 या तो 2 या तो 3। ठीक है, आउटर ऑर्बिट में सबसे बाहरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, या तो 3 रहेगा। इसी के कारण मेटल्स जो है अपना इलेक्ट्रॉन ज्यादातर दूसरे को दे देता है, देना आसान हो गया उसके लिए। ठीक, और उसके बाद उसके वो कक्षा ही खत्म हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो उसके बाद वाला कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन जिस भी तत्व के बाहरी कक्षा में पाया जाएगा वो कैसा होता है, स्टेबल। इसलिए सभी तत्व भी चाहता है स्टेबल होना, सभी आदमी, मनुष्य, जानवर, सब जीव चाहता है कि स्टेबल होना, लेकिन तत्व भी चाहता है स्टेबल अवस्था में रहना। तो इसके लिए हाँ यही गुण यानी स्टेबल होने की इच्छा जो तत्वों में है, इसी कारण वो इलेक्ट्रॉन देता है, नहीं तो नहीं देगा। जैसे झगड़ा वाला आदमी देखो, कहीं जमीन पे झगड़ा है, मतलब थोड़ा सा ही है, वो झगड़ा कर करके वहीं पे रहेगा, लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, उसका इंटेंसिटी अलग होता है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम क्या समझते हैं कि सभी कक्षाओं में कितना कितना इलेक्ट्रॉन रह रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो जैसे सोडियम है, उसमें कितना कक्षा है, मान लो 1, 2, 3, हाँ सोडियम परमाणु लीजिए, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। तो किसी भी तत्व का अगर हम परमाणु संख्या जानते हैं तो उससे हम क्या बता सकते हैं कि उस तत्व के परमाणु में कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, सब बता सकते हैं। जितना एटम, परमाणु संख्या किसको बोलते हैं, परमाणु संख्या किसको बोलते हैं, किसी तत्व के एक परमाणु में जितने उसे प्रोटॉन की संख्या है उसी को क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। जितना प्रोटॉन की संख्या उसी को क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या। और कोई भी परमाणु है हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कोई उस पर आवेश नहीं होता है। तो अगर उसमें हम जानते हैं, मान लो सोडियम का एग्जाम्पल ले लें, सोडियम का एग्जाम्पल ले लें, तो सोडियम का अगर परमाणु संख्या 11 है तो इसमें 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। तो और ये कहते हैं कि न्यूट्रल है, तो इसका मतलब 11 कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन भी तो होगा, तभी तो 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन आपस में क्या कर लेगा, आपस में क्या करेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कोई भी आवेश नहीं रहेगा उसके ऊपर। ठीक है, दोनों को निरस्त कर देगा, कोई भी आवेश नहीं बचेगा। इसका मतलब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रह रहा है, ऐसा नहीं है एक परमाणु सोडियम का तो सोडियम के पास ही चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मुड़ के उसे घेरे हुए, ऐसा नहीं है, वहां डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। सभी जैसे घर में 7-8 कमरा है तो सब में एक आदमी को गेस्ट को पहुंचा दो तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लेकिन है तो सब एक ही घर में, लेकिन कमरे में अलग अलग हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे, कितना रहने की संभावना है, कितना जगह है, दूसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहने की जगह है,
तीसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहने की जगह, ये कैसे निकालते हैं? एक सूत्र होता है 2n² और n है कक्षा की संख्या। तो पहले कक्षा में n का मान रखेंगे 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। इसका मतलब पहले कक्षा में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को हम रख सकते हैं। पहले की कक्षा में कितना रख सकते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। फिर दूसरे कक्षा में तो n का मान 2 रखेंगे, n का मान 2 रखेंगे, 2 टू 4, 4 टू 8। तो दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 8। और तीसरे कक्षा में कितना रख सकते हैं? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 से 9 टू 18। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। मान लो एक घर है सोडियम का, उसके पास 3 कमरा है, तो एक कमरे में 2 गेस्ट को रख सकता है, फिर दूसरे कमरे में 8, तीसरे कमरे में 18। तो उसके पास है कितना गेस्ट? 11। तो पहले कक्षा में क्या 2 को भेज दिया, दूसरे कक्षा में 8 को भेज दिया। अब जो बच गया वो तीसरे में। ऐसा नहीं कि उसमें ज्यादा जगह है तो उसमें भाई उसमें जाके रो फेल में, ऐसा नहीं। तो पहले फर्स्ट ऑर्बिट फिल होता है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। ठीक, तो इस तरह से सोडियम में हम देखते हैं कि बाहरी कक्षा में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन। वही बात करते हैं अब मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। तो पहला कक्षा में कितना जाएगा? 2। दूसरा कक्षा में 8 8 10 हो गया, बच गया उसके पास 2 उसके बाहरी कक्षा में चला जाएगा। तो बाहरी कक्षा में जो गया वही उसका क्या हुआ? इसका वैलेंसी बनता है, क्योंकि वो वैलेंसी मतलब संयोजकता, कितना इलेक्ट्रॉन को वो दे रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वही उसका क्या होता है? संयोजकता। ठीक है, उसको बोलते हैं वैलेंसी। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। एल्युमिनियम का बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम का कितना है परमाणु संख्या बता जरा? 13। तो पहले कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 3। ठीक, तो ये हो गया, ये मोस्ट वांटेड मेटल्स वगैरह है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक है, तो अगली क्लास में हम देखेंगे तन्यता क्या होता है, विद्युत धनात्मक गुण क्या है, द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या है, आघात वर्धनीयता क्या है, ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता, भौतिक गुण देखेंगे ये वाला, और टाइम मिलेगा तो रासायनिक गुण भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर।